नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं रीट L1 और L2 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 2011 में, 2012 में, 2015 में, 2015 में, 2017 में, 2021 में और 2022 में किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑफिशियल आंसर की के साथ हमें कर रहे हैं। चाहे आप L1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे L2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को पूरा देख लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इन क्लासों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए, हम आज किसकी बात करेंगे? L1 की बात करेंगे, जो 2012 में पेपर प्रश्न पूछा गया था। 2011 की हम बात कर चुके हैं, L1 और L2 दोनों एग्जाम के, जिसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर क्लासें देख लीजिए। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। यानी 9 वर्ष के जो बालक है, उसकी जो नैतिक तर्कना है ना, वो किस पर आधारित होती है, यह हमें बताना है। तो देखिए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। यह बात हमारी एकदम सही लग रही है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, फिर भी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति होती है। गलत है, यह ऐसी पूर्ति नहीं होती। फिर देखिए, नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी है। फिर देखिए, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। नहीं, इसका सही आंसर हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? 2011 के पेपर में हमने पढ़ा, L1 में भी पूछा गया था, L2 में भी पूछा गया था। इसी प्रकार 2012 में L1 में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो देखिए, यानी मोटिवेशन का परिणाम नहीं है। कर्षणा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ किया था। 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ किया था। इससे मोटिवेशन का क्या ताल्लुकात है? फिर देखिए, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दी। जी हां, रुचि दिखाना प्रारंभ कर दी, यानी उसे मोटिवेशन मिला होगा। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने की प्रगति भी की थी। यह भी सही है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? जी हां, निम्न में से कौन सा एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा, यह हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। नहीं, यह तो नहीं होगा। फिर देखिए, विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य यानी निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के साथ संदर्भित वर्णित करता है। तो यह भी नहीं है। विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं और कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। तो यह हो जाएगा अध्यापक के लिए कार्य करेगा। कौन सा प्रभावी प्रशंसा के रूप में कार्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4
क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम का प्रदर्शित करता है, यानी अधिगम को प्रदर्शित है कौन सा करता है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लाना गलत है, इसमें कौन सा अधिगम हो गया। चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, यहां पर भी अधिगम नहीं है। तो हाथ जोड़कर इसमें अधिगम किस प्रकार प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि बालक को सिखाया गया है, बालक को लर्निंग करवाई गई है, यानी अधिगम करवाया गया है कि जब भी अध्यापक मिले उसका अभिवादन हाथ जोड़कर किया जाना चाहिए, यानी इसमें अधिगम क्या हो रहा है में प्रदर्शित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अल1 2011, अल2 2011 चिंतन से इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। चित्र है, या फिर प्रतीक है, चिन्ह है, या मांसपेशियां क्रियाएं हैं, या फिर भाषा है। तो चिंतन में कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशियां सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेकिन चित्र को देखकर क्या होता है चिंतन, भाषा चिंतन, प्रतीक और चिन्ह से भी चिंतन यहां पर महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कम की बात करें तो मांसपेशीय क्रियाएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मांसपेशीय क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 6 अंतर व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा है, यह हमको बताना है जी। कि दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना, नहीं ये तो नहीं है। दूसरे के मूड का भांप जाना, नहीं ये भी नहीं है। मिलते जुलते संवेगों अथवा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, बिल्कुल सही है। यही आएगा इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। किसके विपरीत है, लैंगिक समता की भावना के विपरीत है, यह हमें बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों को बताए गए रूढ़िवादी विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं, तो ये तो विपरीत कैसे हुआ, ये तो गलत हो गया। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास के संभावित क्षमता समान होती है, यह भी विपरीत नहीं है। लड़कों को समस्या के समाधान और विषयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविकास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। जी हां, बालकों को समस्या के समाधान और विषयों पर नियंत्रण रखने, तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 एक अध्यापक किसी भी समय में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। किस प्रकार, आंखों के संपर्क के आधार पर नहीं, बुद्धि के आधार पर नहीं, तो भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर। बिल्कुल सही है श्रीमान, ऑप्शन नंबर सी। एक अध्यापक किसी भी समय में समुदाय आधारित व्यक्तित्व विभिन्नता को किस प्रकार समझ सकता है, उसकी भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। किस प्रकार रखना चाहिए, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, या कार्य और लक्ष्य दोनों। तो इसमें दोनों आ जाएंगे, कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं है, यानी वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है विशेषता, वो हमें बतानी है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखिए बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। ठीक है। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, ये तो विशेषता है जी,
ये तो क्या है, विशेषता है सामाजिक रूप से। और विद्यालय में अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता, ये भी विशेषता है और ये भी विशेषता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों की हम NEP 2020 पूरा टॉपिक कर चुके हैं और बाल केंद्रित योजनाएं पूरा टॉपिक कर चुके हैं। अब हमारा चल रहा है कौन सा? NCF 2005 टॉपिक चल रहा है, जिसकी एक क्लास आज हो जाएगी और एक क्लास कल हो जाएगी। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या पढ़ेंगे हम? RTE 2009 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। यानी जो एक्शन रिसर्च है ना वो डिफरेंट है किससे? बेसिक रिसर्च से। क्यों है ये हमें बताना है कि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। क्या इनके द्वारा किया जाता है? तो देखिए आगे, शोधकर्ता द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता। गलत हो गया ये तो। फिर देखिए, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित है, नहीं। यह न्याय दर्श पर आधारित होता है, नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा ये किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा गया कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान में भी हमें बताना है कि क्रियात्मक कल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारण पर आधारित है। बिल्कुल सही है जी, यही हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि क्यों दिया गया है जी इसको एक? तो देख लीजिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा। तो देखिए, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है जी। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। ठीक है जी। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहित देगा। ठीक है जी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर, कौन सा स्तर है? उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, यह हमें बताना है। वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकन का रिकॉर्ड दर्ज करना। ठीक है जी, ये तो है सहायक। फिर देखिए, रेखा चित्र बनाना, ये भी उपयुक्त है। वास्तविक अनुभव प्रदान करना, ये भी है। अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं रखता? यानी इनमें से कौन सा कथन है जो बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली पर सहमति नहीं रखता है? एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, ये तो सहमति रखता है जी, ये तो नहीं होगा। बैठने की लचीली व्यवस्था, ये भी नहीं होगा। विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, ये भी नहीं होगा। तो विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर सम्मान होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम आधारित है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है संज्ञानात्मक विकास में? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को ये निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। और आगे देखिए, हमें इनमें सभी देर का देखते हैं, शारीरिक संरचना के विकास में नहीं, तो ये उपयुक्त सभी नहीं आएगा, केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है जी। तो देखिए, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि व्यक्ति प्रकृति की वजह से नहीं, विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने में महत्व नहीं देता, ये तो सही
है प्यारे विद्यार्थियों, ये तो क्या है, सही दे रखा है हमें। फिर देखिए, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है जी, होते हैं, ये बात सत्य है। और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है जी। फिर देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या है, प्रारंभिक जीवन नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये तो गलत दे रखा है, क्यों नहीं कर सकता बचाव? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यानी परिपक्वता को अधिगम से अलग कौन सी करती है? तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिपक्वता को अधिगम से अलग कौन करती है, विशेष परिपक्वता को? तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? किसके संबंध में? विकास के संबंध में सही नहीं है, ये हमें बताना है जी। तो बता दीजिए, कोई मुश्किल सवाल है क्या? नहीं। तो विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है जी। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमता का विकास करना है जी, ठीक है। विकास विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते। विकास में खतरे क्यों नहीं होते? होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमें सही नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, ठीक है जी। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? बेहतर होता है। किसमें? गैंग बनाकर या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? कौन सा इस कथन के विपरीत हमें दे रखा है वो हमें बताना है। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, ठीक है जी। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है गैंग बनाकर, ठीक है जी। अपने समय के प्रति वफादार होना सीखता है जी, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए और अपनी गैंग के सदस्यों में लड़ाई मोल लेता है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी जो हमें योगात्मक आकलन किए जाते हैं हमारे, उसका उद्देश्य क्या है? तो समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया इसका पता लगाना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित कार्य किया है उसका पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? राजू खरगोश से डरता है। किससे डरता है? राजू खरगोश से डरता है। और रानी किससे? छिपकली से डरती है। तो शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश आकर बैठ गया तो राजू खरगोश से खेलने लग गया। यह प्रयोग उदाहरण किसका है? यानी ये उदाहरण किसका है? धीरे धीरे लाया गया उसके पास में, फिर वो डरा नहीं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी। किसका? ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय अनुबंधन का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं? तो किस प्रकार भिन्न होते हैं वो? तो मजबूत भावना पसंदगी या नापसंदगी से तो नहीं होते। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। बहिर्मुखी विद्यार्थी और अंतर्मुखी विद्यार्थी में पता चल गया ना कि मन ही मन होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं में को अभिव्यक्त करता है, इस प्रकार वो भिन्नता रखता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में हमें बताना है, सत्य नहीं है। यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ठीक है जी। यह सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, ठीक है जी। यह व्यवहार की गुणवत्ता को से आंकी जाती है, ठीक है जी। यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं दे रखा हमें। क्वेश्चन नंबर 25 एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, एक संतुलित व्यक्तित्व कौन है जिसमें क्या मिलेगा आपको? तो देखिए हमें तो इदम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। क्या वो संतुलित व्यक्तित्व है? नहीं। इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, नहीं।
अहम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित नहीं, मजबूत अहम को बनाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग ईगो यहां पर बिल्कुल सही है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, बिल्कुल सही है जी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए यही व्यू रचना क्या करेगी? कार्य करेगी कि कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ऑप्शन नंबर ए। कहीं उपयुक्त सभी तो नहीं है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ जाएगा। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? विशिष्ट गुणों के विकास हेतु किया जाता है। ठीक है जी। व्यक्तित्व को ढालने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। दबी एवं बर्दाश्त न की जाने वाली अंतर्निरोध एवं प्रकटीकरण हेतु किया जाता है। ठीक है जी। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो किस प्रकार की है ये? तो ये हो जाएगी हमारी धीमी गति से सीखने वालों की नहीं, सामान्य औसत नहीं, मानसिक रूप से नहीं, अधिगम निर्योग्य बालकों की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 फ एवं व, मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना, यानी वो अंतर नहीं कर पाता है। तो अधिगम की कौन सी समस्या से संबंधित है ये? अवधान केंद्रण की है या समर्थी की है या प्रत्यक्षीकरण की है या इनमें से सभी? तो ये किसकी हो जाएगी? प्रत्यक्षीकरण की हो जाएगी। यानी वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं ये कर पाता कि फ है या वह है, मैं या न, ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 30 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? तो 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में लगाया जा सकता है क्या? जी श्रीमान। आपदा राहत कार्यों में लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एक और पेपर मेरे प्यारे साथियों। कौन सा? रीट L1 2012। सबसे पहले हमने कौन सा किया था? रीट में सबसे पहले हमने 2011 L1 2011 का पेपर किया था 30 क्वेश्चन। उसके बाद L2 2011 का पेपर किया। आज हमने L1 2012 का पेपर कर लिया। कल हम इसी प्रकार L2 2012 का पेपर कर लेंगे। फिर हम L1 2015 का पेपर करेंगे। फिर हम L2 2015 का पेपर करेंगे। फिर L1 2017 का पेपर करेंगे। फिर L2 2017 का पेपर करेंगे। फिर इसी प्रकार L1 और L2 का 2021 का पेपर करेंगे। और फिर लास्ट में L1 और L2 2022 का पेपर करने वाले हैं। यानी इस प्रकार हम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर लेंगे पेपर। यानी 12 और एक में कितने क्वेश्चन होते हैं? एक में हम 12 करेंगे तो एक में 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 360 क्वेश्चन हो गए। 10 मॉडल पेपर हम अलग से कर रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर यानी 30 क्वेश्चन यानी 300 ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूं। NEP आपको करा दिया, बाल कल्याणकारी योजनाएं करा दी, और कल हमारा NCF भी हो जाएगा। फिर हम RTE 2009 कर लेंगे, यानी टॉपिक वाइज अलग है। यहां पर हमने 660 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे एग्जाम से पहले और अलग से वे हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे तैयारी, मजबूत तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।